अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं नया दौर पर। इस्लामाबाद में हुई एक नई और बड़ी सियासी डेवलपमेंट, इस पर बात करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ से मुलाकात हुई है अमरीकी सफीर की, क्या मामला ज़ेर गौर है, उस पर बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब को सस्ता और फौरी इंसाफ मिल गया, अपीलें बहाल हो गई, लेकिन इस मामले में कमाल की एक और डेवलपमेंट हुई है। नैब के वकील प्रोसिक्यूटर के हवाले से है, उस पर बात करेंगे। और फिर आपको एक तबसरे से आगाह करेंगे जो एक कलीग ने किया है, बहुत ही मजेदार तबसरा है। नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई की जानिब से कन्वेंशन की इजाजत तलब की गई थी। उस पॉलिटिकल एक्टिविटी के हवाले से केस की समाअत के दौरान जस्टिस एजाज अनवर ने एक बहुत शानदार कमेंट दिया, उससे आपको आगाह करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सदर आरिफ अलवी को बहुत करारा जवाब दे दिया, ये भी आपको बताएंगे। और फिर आखिर में आपको बताएंगे अहम खबर, बल्कि दो अहम खबरें। नाज़रीन, अब आते हैं इस्लामाबाद में हुई स्पेशल और बड़ी डेवलपमेंट की जानिब। आज पीटीआई का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गया। असद कैसर वफ्द की सरबराही कर रहे थे। अली मोहम्मद खान, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ उस वफ्द में शामिल थे। बज़ाहिर तो वफ्द की आमद का मकसद जो बताया गया वो मौलाना फजलुर रहमान की खुशदामन का इंतकाल हुआ है चंद रोज पहले, बल्कि अब तो चंद हफ्ते हो गए। आसिफ अली जरदारी भी मिलकर गए थे तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले। वो उनका ये बताया गया कि उस पर ताज़ियत के लिए आए, लेकिन और लोग भी फौत होते रहे हैं इस्लामाबाद में। इससे पहले पीटीआई का वफ्द अपने मुखालिफिन के घर कितनी बार ताज़ियतों के लिए गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन पॉलिटिकल हल्के आज होने वाली इस मुलाकात को बहुत अहम और बड़ी डेवलपमेंट करार दे रहे हैं, क्योंकि पीटीआई ने पिछले दिनों ये इंदिया दिया था और इमरान खान ने, जो आज हमने आपको खबर भी दी थी कि इमरान खान ने पैगाम भिजवाया है रऊफ हसन के हाथों सदर आरिफ अलवी को, कि जिसमें ये कहा गया था कि वो सियासी जमातों के साथ राब्ते करें, बात करें, मैं किसी के साथ भी बात करने और चलने पर तैयार हूँ। इस मुलाकात को उसी तनाजुर में देखना होगा। नाज़रीन, अब आगे चलते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सदर आरिफ अलवी को बहुत करारा जवाब दिया है। गुज़िश्ता रोज सदर मुमलिकत ने आमिर मीर को इंटरव्यू में इलेक्शन के हवाले से ये कहा था कि मुझे खदशा है कि जनवरी से भी आगे चले जाएंगे। कुछ और बातें भी उन्होंने की। इलेक्शन कमीशन ने एक मुख्तसर मगर जामे उसकी तरदीद जारी की है। उन्होंने कहा है सदर आरिफ अलवी जो है वो उनका कहना यह दुरुस्त नहीं है। उसका यह भी कहना है कि हम इलेक्शन बर वक्त कराएंगे, जो वक्त दिया है उसी पर कराएंगे, और तैयारियां उसके लिए मुकम्मल हो रही हैं, बंदियां हो चुकी हैं, उसके हवाले से बहुत सारा काम हो रहा है और इसके हवाले से बहुत सारी चीजें की। लेकिन नाज़रीन, सदर मुमलिकत को एक मातहत अदारे की जानिब से जवाब देने का मतलब ये है, जो अल्फाज हैं उसके उनकी प्रेस रिलीज के, वो उससे बिल्कुल ये वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि सदर मुमलिकत इलेक्शन के मामले में दरोगोई कर रहे हैं, गलत बयानी से काम ले रहे हैं, और सदर मुमलिकत का ये तासुर बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, और सदर मुमलिकत शायद अदारों को टेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सदर मुमलिकत ने गुज़िश्ता दिनों रोज इंटरव्यू दिया था, उसमें इमरान खान को उन्होंने मुहिब वतन करार दिया। इस पर भी मेरी पिंडी में कुछ लोगों से बात हुई और उनका ये कहना था कि सदर को के पार्ट पर एक नेशनल टीवी हुक्म पर यह बयान कोई मुनासिब नहीं है 9 मई के तराजुर में। बहरहाल अब देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। हमने कहा आपको ये इस डेवलपमेंट से आगाह करें। अब चलते हैं मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब। नवाज शरीफ साहब को तेज, फौरी और सस्ता इंसाफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत की, दूसरी समाअत आज हुई। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब ने सजाओं के खिलाफ अपील की बहाली का दे रखा था। दायमी वारंट उनके पहले मुअत्तल हो गए थे, अपीलें उनकी साकित कर दी गई थी, क्योंकि नवाज शरीफ अदालत से इजाजत लेकर बाहर गए थे और फिर उसके बाद मुकर्ररा वक्त में वापस नहीं आए। लाहौर हाई कोर्ट ने बारहा उनके लिए अहकाम जारी किए उनकी वापसी के लिए, लेकिन कुछ ना बना तो उनको इस तारीख करार दे दिया गया था। एक साहब हैं जो कानून जानते हैं, हमारे दोस्त हैं, बिल्कुल निजी तौर पर वो अपना नाम भी नहीं लाना चाहते। उनका ये कहना था, उन्होंने मुझे फोन करके ये कहा कि कानून में इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि एक आदमी अगर अदालत की इजाजत से कहीं जाता है और फिर वो उसको इश्तारी डिक्लेयर कर दिया जाता है और इश्तारी जो है वो मुकर्ररा वक्त में वापस नहीं आता, तो उसके लिए जमानत की कोई गुंजाइश नहीं है। अपीलें तो बहाल हो सकती है, लेकिन जमानत की गुंजाइश नहीं है। नवाज शरीफ साहब की जमानत भी एक्सटेंड हो गई। इसमें नैब के प्रोसिक्यूटर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। आजम नजीर तारड़ साबिक वफाकी वजीर हैं, उन्होंने यार नवाज शरीफ साहब के जो वकील हैं अमजद परवेज, उन्होंने दलाइल दिए। उनके दलाइल तकनीकी, कानूनी, आईनी पहलुओं के हवाले से थे। एक मौके पर तस्करा आया मरियम औरंगजेब साहिबा का,
माफ कीजिएगा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा का। वो चूंकि शरीक मुलजिमा थी और उनको भी सजा हुई थी और उनकी सजा तो खत्म हो चुकी, कैप्टन सफदर की सजा भी खत्म हो चुकी। उस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि गर्ल का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं बनता। गर्ल उन्होंने मरियम औरंगजेब माफ कीजिएगा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से कहा। नून लीग को भी ये तबसरा बहुत अच्छा लगा, मरियम साहिबा को भी बहुत अच्छा लगा होगा कि अब वो नानी बन गई है, लेकिन उन्हें और पीटीआई उन्हें नानी कहती है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज उन्हें अदालती समाअत के दौरान गर्ल का खिताब दे देता है। बहरहाल नाज़रीन, लेकिन जो दिलचस्प इसमें अमर है वो नैब के प्रोसिक्यूटर का बयान था। नैब के प्रोसिक्यूटर से सवाल तक किए गए अदालत की जानिब से अपीलें बहाल करने पर, तो उनका ये कहना था कि हमें नैब को कोई एतराज नहीं है, अपीलें बहाल कर दी जाए। प्रोसिक्यूटर ने करने का काम आला मयार के, बैनुल अक़वामी मयार के जो है वो दलाइल देना होता है और मैं वही करने की कोशिश करूंगा। उनका एक अदालती सवाल पर यह कहना था कि मुलजिम को का कानून में दिए गए हर रिलीफ पर मुकम्मल हक होता है और अगर इश्तिहारी मुलजिम सरेंडर करता है तो उसे कानून के मुताबिक रिलीफ मिलना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि नैब का जामी मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ की अपीलें बहाल की जाए। नवाज शरीफ अपनी अथॉरिटी सरेंडर कर चुके हैं और जब इश्तिहारी सरेंडर कर दे तो अदालत के सामने जब इश्तिहारी खुद को सरेंडर कर दे तो उसकी अपीलें बहाल हो जानी चाहिए। अदालत ने पूछा कि क्या आप फैसले के हक में दलाइल देंगे, तो प्रोसिक्यूटर साहब फरमाने लगे कि पहले मरहले में हम अपीलें बहाल करने पर जोर देंगे, उसके हक में अपीलें बहाल होने के बाद हम शवाहिद का जायजा लेंगे और फिर मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। यानी नैब का मौक़िफ़ अब सजा के हवाले से तब्दील भी हो सकता है, ये उसी जानिब एक इशारा है। फिर उनका ये भी कहना था कि नवाज शरीफ के मामले में मेरिट पर फैसला और मुताल्लिका अदालती सवाल पर माफ कीजिएगा, अदालत ने ये नवाज शरीफ के मामले में शवाहिद का जायजा लेने के बाद जो है मेरिट के हवाले से कुछ सवालात किए थे। तो उनका ये कहना था कि जी बिल्कुल मेरिट पर ही जो है ना ये फैसला होना चाहिए और नवाज शरीफ सरेंडर कर चुके हैं, अदालती रहम व करम पर है, इसलिए अदालत के फैसले में नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का कोई जिक्र भी नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है। माफ कीजिएगा, जो चंद रोज पहले का फैसला है, उस हवाले से उनका ये कहना था कि अदालती फैसलों में नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का कोई तस्करा नहीं है। तो ये जो है नवाज शरीफ को इंसाफ मिलना चाहिए, ये उनका जो जिस था उनके दलाइल का वो ये था। लेकिन नाज़रीन, एक मेरी कॉलीग हैं सबीन शहबाज, उन्होंने एक बहुत दिलचस्प तबसरा किया, मैंने कहा आप तक पहुंचा दूं। उन्होंने एक ट्वीट भी किया, लेकिन आज मुझसे गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सर ये तो तेज तरीन सस्ता तरीन इंसाफ तो हो ही रहा है, लेकिन उनका ये कहना था कि ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब को मुश्किलात से निकालने के लिए जजिस का कोई मुशावरती इजलास था और उसमें फैसला हो गया कि नवाज शरीफ साहब को मुश्किलात से निकाला जाएगा। मैं इस पर बस इतना कहना चाहता हूँ कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। अब नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब से इस दौरान में जब ये फैसला हो गया तो उस फैसला महफूज हुआ था पहले, उस दरमियान में नवाज शरीफ साहब से पूछा गया कि क्या आप इलेक्शन की तारीख का मुतालबा करेंगे, तो उनका कहना था अदालत की जानिब इशारा करते हुए पहले हथों तो निबड़ लीजिए। और फिर उनसे एक और सवाल हुआ कि मुजरिमों के एहतसाब के बारे में क्या कहते हो, तो नवाज शरीफ साहब खामोश रहे, कुछ पर्दा मंजूर था उनको और उन्होंने इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। नाज़रीन, अब आते हैं पेशावर हाई कोर्ट की जानिब। पेशावर हाई कोर्ट में आतिफ खान पीटीआई के रहनुमा हैं, उन्होंने वो मफरूर करार दे दिया जा चुके हैं, इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। उन्होंने कन्वेंशन की इजाजत तलब कर रखी है और उसके लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया। एडवोकेट जनरल ने पेशावर हाई कोर्ट में पेश होकर ये कहा कि आतिफ खान तो मफरूर है, इश्तिहारी मुजरिम है, उनको हम पॉलिटिकल एक्टिविटी या पॉलिटिकल कन्वेंशन करने की कैसे इजाजत दे सकते हैं। जस्टिस एजाज अनवर ने बड़ा बाकमाल तबसरा किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि ये तो कोई नई बात नहीं है, कुछ इश्तिहारी तो बाकायदा प्रोटोकॉल, कुछ इश्तिहारियों को तो बाकायदा प्रोटोकॉल में लाया जाता है। नाज़रीन, अब ईसीपी का तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन अब दो खबरें आपको इम्पोर्टेंट बताते हैं। एक तो नवाज शरीफ साहब आज अदालत के बाद भी गए यहाँ मिनिस्टर एनक्लेव, इसहाक डार साहब की रिहायशगाह भी वही है, उसमें उन्होंने इजलास किया। कानून और आइन ये कहते हैं, रूल्स ये कहते हैं कि जब आप वजीर ना रहे तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको घर खाली करना होता है। 2 महीने की मुद्दत होती है, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक खींचा जा सकता है।
لیکن اتنا یہ کہ تارڑ والی مورکزیب اسحاق ڈار سمیت تقریباً نون لیگ کے 80% جو وزراء ہیں انہوں نے خالی نہیں کی. جو پیپلز پارٹی کے سابق وزراء تھے انہوں نے ان کی 80% سے 90% تعداد نے خالی کر دی ہے. ایک عبدالقادر پٹیل صاحب کا نام ہے, ابھی ان سے میں نے کوشش کر رہا ہوں ان سے بات کرنے کی, بات نہیں ہوئی, ان سے کل کسی وقت پوچھ لیں گے. لیکن عطا تارڑ صاحب وہیں رہتے ہیں, اسحاق ڈار صاحب بھی وہیں رہتے ہیں. اب آپ یہ آپ دیکھ لیجئے کہ آئین اور قانون کے ہمارے ہاں بات کرنے والے خود آئین قانون اور رولز پر کتنا عمل کرتے ہیں. ناظرین اب آتے ہیں ایک اور بڑی خبر کی جانب. سندھ میں نیب نے ایک جو ہے وہ خط جاری کیا ہے, اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سابق حکومت ہے حکمران جماعت اس نے لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا تھا, اور ساتھ اس کا یہ بھی کہنا ہے نیب کا کہ جناب ان کے ایم این اے ایم پی ایز جو ہے انہوں نے سارے فنڈز جو ہے نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں تو گھڑ پٹ دی تھی, کہ وہ بالکل سارا کچھ کھا گئے ہیں اور وہ بالکل سب خود برد ہو گیا ہے معاملہ. اس کی تفصیلات بھی مانگ رہے ہیں, لیکن یہ بھی تفصیلات انہوں نے ایک خط جاری کر کے مانگی ہیں کہ کس بلدیاتی ادارے میں کون سے افسر کو کس نے لگوایا, کس نے پرانے افسر کو تبدیل کرایا. پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے خدشہ یہ ہے ناظرین کہ پیپلز پارٹی کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور اس خط کو بھی وہ پیپلز پارٹی اسی تناظر میں دیکھتی ہے, کیونکہ اس سے پہلے اور بھی کافی کام اس طرح کے ہو چکے ہیں, اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے انہی اقدامات کی بنیاد پر کہ اس کو گھیرا جا رہا ہے, اور اس کے لوگ توڑ کر نواز شریف صاحب کو دیے جائیں گے تاکہ اگلی حکومت نواز شریف صاحب کی بن سکے. یہ ایسا ممکن دکھائی نہیں دیتا, کیونکہ اگر ایسا ہو رہا ہوتا تو جی ڈی اے کے لوگ جو پیپلز پارٹی میں خاص طور پر علی گور مہر شامل ہوئے وہ شامل نہ ہوتے. لیکن بہرحال ناظرین اسی سلسلے میں ایک اور دلچسپ خبر یہ ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے ایک جاری کیا ہے نوٹیفیکیشن, اس میں 11 ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو غیر قانونی قرار دے دیا اور عوام سے کہا ہے کہ وہ ان میں سرمایہ کاری نہ کرے. وہ 11 کی 11 جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ ان میں کوئی سیاستدان ملوث نہیں ہے, لیکن پروپیگنڈا سب سے زیادہ سیاستدان کے خلاف ہوتا ہے. ناظرین مجھے اجازت دیجیے, اب تک کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.